चैप्टर तो चालू कर रहा था भूगोल का, जनसंख्या और उसके साथ यातायात, दो टॉपिक देखते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण। अगर ऐसे हम आलोचना करें तो जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय देश की जनसंख्या मात्र 38 करोड़ थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें 2020 में तो भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है। तो इसका मतलब हुआ कि जनसंख्या देश उतना ही बड़ा है लेकिन जनसंख्या में काफी इजाफा हुआ। तो अब प्रश्न ये रह जाता है कि वास्तव में भारत की जनसंख्या का इतना तीव्र विकास क्यों हुआ। तो वैसे तो हम ऐसे पॉइंट वाइज लिख दें, परीक्षा में ऐसा ही लिखना है, लेकिन हम डिटेल में डील कर लें। पहली बात कि इस समय देखा जाए तो भारत की जनसंख्या मात्र सिर्फ चीन से ही थोड़ा पीछे है, और वो भी कुछ एक वर्षों में चीन से भी हम लोग आगे निकल जाएंगे। पहली बात है कि क्या है जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। पहला एक तो कृषि पर निर्भरता, मतलब भारत के ज्यादातर लोग जो थे वो कृषि पर निर्भर थे, आज भी कृषि पर निर्भर है। तो कृषि पर निर्भर होने के कारण लोग सोचते हैं कि कुछ हो या ना हो, चलो खिलाने के लिए तो खेती है ही है, इसीलिए ऐसे लोग आबादी बढ़ाते रहते हैं। दूसरा दिखा जाए अशिक्षा, ज्यादा जनसंख्या के क्या बुरे परिणाम होते हैं ये अशिक्षित लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है। और भारत में ऐसे ही अशिक्षा का दर पहले से बहुत ज्यादा रहा है, जिसके कारण जो था भारत में जनसंख्या का विकास ज्यादा हुआ। दूसरा बात है पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा। ऐसा भारत का ट्रेजेडी है कि प्रत्येक भारतवासियों में एक ऐसा, बहुत सारे लोगों में ऐसा टेंडेंसी है कि एक पुत्र होना चाहिए। अगर सब लोग समझदार है, अगर कोई कन्या संतान हुआ, फिर कन्या संतान हुआ, फिर कन्या संतान हुआ, ऐसे लोग लगातार आबादी तब तक से बढ़ाते रहते हैं जब तक से एक पुत्र ना हो जाए। फल तक क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती रहती है। तीसरा है चिकित्सा सेवा में सुधार। हाँ, इस बात है कि विगत कुछ दशकों में भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ, तो जिसके कारण मृत्यु दर घटा है और जनसंख्या बढ़ी। मृत्यु दर घट गया है क्योंकि आजकल अस्पताल और भी चिकित्सा की सुविधाएं जो है, वैक्सीन वगैरह जो बहुत कुछ हुआ, जिससे मृत्यु दर काफी घट गया। फलतः क्या है कि जनसंख्या बढ़ा। दूसरा है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था। भारत में अभी तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, सब लोग एक साथ रहते थे, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती थी। क्यों बढ़ती थी वो भी ऐसा समझ लो। सपोज मान लो परिवार में एक मुखिया होता था, बाप होता तो उसके 4-5 लड़के होते थे। अब होता यूं था कि मान लो चारों लड़के का विवाह हो गया तो एक के पास अगर 5 बच्चे हैं तो और दूसरे के पास 2 हैं, तो वो ये सोचता था कमाते खटते हम भी उतना ही है जितना वो है, तो मेरे 2 बच्चे क्यों रहे, मेरे भी 5 होंगे। इस कारण वो भी जनसंख्या बढ़ाने पे लग जाता था। तो संयुक्त परिवार व्यवस्था में जो था वो एक बड़ा कारण था देश की जनसंख्या विकास का। दूसरा है उष्ण जलवायु। ये बात सही है कि उष्ण जलवायु में प्रजनन की क्षमता ज्यादा होती है, तो भारत की जलवायु उष्ण जलवायु है, फलतः यहाँ पे क्या है जनसंख्या थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। तो ये सब कुछ कारण है जनसंख्या विकास के कारण। भारत में जनसंख्या विकास के ये मुख्य कारण है। ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए तो ऐसे छोटा में लिखना, भारत में जनसंख्या जो है विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। इस समय भारत की जनसंख्या 130 करोड़ के कुछ ऊपर ही है। भारत की जनसंख्या के तीव्र विकास के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, भारत के जो लोग हैं वो ज्यादातर कृषि पर निर्भर है। अशिक्षा के दर यहाँ पे ज्यादा है। पुत्र प्राप्ति के प्रति उनकी आकांक्षा बहुत ज्यादा होती है, फल तो जनसंख्या बढ़ाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है, फल तो मृत्यु दर घट गई है, जिसके कारण भी जनसंख्या बढ़ा है। तीसरा बात है संयुक्त परिवार व्यवस्था। यहाँ की परिवार व्यवस्था संयुक्त परिवार व्यवस्था है, तो इसमें भी लोग आबादी ज्यादा बढ़ाते हैं। और यहाँ की जलवायु गर्म है, जिसके कारण भी जनसंख्या, गर्म जलवायु में प्रजनन की क्षमता ज्यादा होती है और लोग प्रजनन करने में जल्दी सक्षम बन जाते हैं, जिसके कारण ये हुआ है। ठीक है ना, देखो इसको उतार लो, फिर हम दूसरा टॉपिक चालू करेंगे। इसका क्वेश्चन लिंग अनुपात होता है।
ये एक एक नंबर पे क्वेश्चन रहते हैं कि लिंग अनुपात क्या है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। दूसरा चीज है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? ये होता है एक एक नंबर के लिए हम बता दें। पहले अच्छे से समझो लिंग अनुपात क्या है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है उसको लिंग अनुपात कहते हैं। ये निकालना पड़ता है। देखो इससे पता चलता है ना कि वहां पर लोगों का रहन सहन का स्तर कैसा है। वहां पर लोगों के रहन सहन का स्तर का पता चलता है। जिस देश में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या अच्छी खासी होती है या विषमता कम होता है, इसका मतलब वो संपन्न देश है, वहां पर इंपावरमेंट हुआ है। जैसे यूरोप में जो है स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा नहीं है, स्त्रियों की संख्या कम है पुरुषों की तुलना में। इसका मतलब यहाँ पर लोगों का रहन सहन का स्तर, शिक्षा का स्तर इत्यादि में कमी है, जिसके कारण स्त्रियों की संख्या कम है। दूसरा जनसंख्या का घनत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व। अभी इस पे एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैंने समझा दी। प्रति वर्ग किलोमीटर जितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व। पहले बात समझो, ऐसे अगर बोला जाए कि भारत की जनसंख्या अधिक है या बांग्लादेश की, तो कोई भी फट से बोलेगा कि नहीं भारत की जनसंख्या अधिक है। लेकिन जहां तक घनत्व का प्रश्न है वो बांग्लादेश का विश्व में सबसे ज्यादा है। घनत्व का मतलब वो प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर जो जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। अभी इस जनसंख्या के घनत्व पर एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, अर्थात कौन कौन से फैक्टर है जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है। देखो पहला चीज अगर ऐसे देखा जाए तो अगर हम ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे भाई गांव की जनसंख्या, गांव में जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है या शहर में, तो कोई भी बोलेगा भाई शहर में जनसंख्या का घनत्व तो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत से लोग रहते हैं। गांव में क्या लोग बिखरे बिखरे रहते हैं। लेकिन प्रश्न ये हो जाता है कि जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। ठीक है ना। पहला चीज देखिए,
देखा जाए पहला फैक्टर है जनसंख्या के घनत्व को पहले भूमि की प्रकृति कैसी है। देखो पर्वत है, पठार है या मैदान है। अगर पर्वत देखे, पहाड़ में देखे, वहां जनसंख्या घनत्व कम है, पठार में थोड़ा और उससे ज्यादा है, और मैदान में आएंगे तो जनसंख्या अधिक मिलती है। ठीक है ना। तो पर्वत, पठार और मैदान भू स्वरूप में मैदानों की जनसंख्या देखो पर्वत है, पठार है, मैदान है। अगर ये तीन चीज में देखें तो जाहिर है पर्वत की जनसंख्या कम होगी, पठार का थोड़ा होगा और मैदान में ज्यादा होगा, क्योंकि वह मानव विकास, मानव के रहने के अनुकूल दशा मैदान में ज्यादा होता है, ना कि पर्वत और पठार में। तो अगर आप देखा जाए पर्वत में, हिमालय में देखा जनसंख्या कम है, पठार में और थोड़ा और मिलेगा कुछ है, तिब्बत के पठार में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, और मैदान के नीचे उतरो तो जनसंख्या ज्यादा मिलेगी। दूसरा है उद्योग धंधों का विकास। जिन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे का ज्यादा विकास होता है वहां की जनसंख्या अधिक होती है। जहां जहां उद्योग धंधे, अगर महाराष्ट्र में देखो, मुंबई में जनसंख्या ज्यादा है क्योंकि वहां उद्योग धंधे, कलकत्ता में जनसंख्या ज्यादा है क्योंकि वहां उद्योग धंधे। जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे होते हैं, कल कारखाने होते हैं, तो वहां पे लोग काम करने के लिए लोग आ जाते हैं और वहां पे जनसंख्या का घनत्व अधिक हो जाता है। तो जाहिर है जनसंख्या घनत्व उन क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है जहां उद्योग धंधों का विकास होता है। ठीक है। दूसरा चीज देखते हैं, तीसरा नंबर, ये 2 नंबर हो गया, अब तीसरा नंबर। जिन क्षेत्रों में रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो, वैसे आजकल मेट्रो भी आ गए हैं, जहां पे इनका विकास होता है वहां पे जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जहां पे देखो एयरपोर्ट है, रेलवे के बड़े जंक्शन है, या सड़क मार्ग है, बड़ा बस टर्मिनल है, या यातायात के साधन जहां विकास ज्यादा हुआ, जाहिर है वहां जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद है उत्तम जलवायु। अभी इसमें देखो जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, जैसे चेरापूंजी जनसंख्या कम है, बहुत कम वर्षा होती है जैसे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, जाहिर है जनसंख्या कम है।
जहाँ पे मॉडरेट है, जहाँ पे बहुत ठंडा है वहां जनसंख्या कम है, जहाँ बहुत गर्म है वहां जनसंख्या कम है। अर्थात जहाँ की जलवायु उत्तम हो, बहुत ज्यादा नहीं बहुत सर्दी नहीं, तो उत्तम जलवायु के जो क्षेत्र होते हैं वहां की जनसंख्या अधिक होती है। जैसे कलकत्ता है, मुंबई है ना, तमिलनाडु है, यहाँ की जनसंख्या अधिक होती है क्योंकि यहाँ की जलवायु उत्तम है। तो जिन क्षेत्रों में ठीक है, देखो जहाँ पे जलवायु दो चीज से मिलकर बना है, जल और वायु। अगर देखा जाए वायु के कारण ही तापमान भी होता है। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है जनसंख्या कम है, बहुत कम वर्षा होती है जनसंख्या कम है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है वहां भी जनसंख्या कम है, बहुत ज्यादा गर्म पड़ती है वहां भी जनसंख्या कम है। जहाँ में मॉडरेट हो, वर्षा भी मॉडरेट हो, तापक्रम भी मॉडरेट हो, वायु भी मॉडरेट हो, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा होता है। ठीक है ना, जहाँ जलवायु उत्तम जलवायु पाई जाती है। उत्तम जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए भी होता है और दूसरे बात कृषि उत्पादन के लिए, उद्योग धंधों के विकास के लिए भी उत्तम जलवायु जरूरी पड़ती है। वैसे 4 पॉइंट लिखने से चल जाएगा, लेकिन क्या है ना कि कुछ पॉइंट को अन्य में डाल दो, अन्य में डालने से वो सारा हो जाएगा। कुछ अन्य कारक भी होते हैं। देखो कुछ और भी बात हो जाता है, जैसे शिक्षा के केंद्र। अगर कोई बहुत बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, और या और भी शोध संस्थान है, टेक्निकल कॉलेज है, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे शिक्षा के केंद्र ज्यादा है वहाँ जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। जैसे इस समय राजस्थान का कोटा बहुत बड़े शिक्षण के केंद्र है, वहाँ की जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो गया। धार्मिक केंद्र है, कुछ कुछ धार्मिक केंद्र में भी जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। अगर जम्मू कश्मीर में, जम्मू में उतनी आबादी नहीं है, लेकिन जहाँ पे वैष्णो देवी है, कटरा है, वहाँ की जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसी तरह से अगर पंजाब में अमृतसर में, जहाँ पे अमृतसर गुरुद्वारा, वहाँ जनसंख्या की घनत्व अधिक है। तो कहीं कहीं क्या होता है, अगर कोई धार्मिक केंद्र है तो वहाँ की जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है। समतल कृषि भूमि भी जहाँ पर होती है वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार कुछ अन्य भी हो जाएगा, इसको अन्य के अंदर में लिख लेना। ये 5 नंबर जो होगा इसको सारा को अन्य में कर देना, तो ये सब आ जाएगा और पूरा क्वेश्चन का आंसर भी तैयार हो जाएगा। तो ये था ये जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। ठीक है ना, जनसंख्या से इतना ही क्वेश्चन आता है और इसको कर लेने के बाद जनसंख्या कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था जनसंख्या से संबंधित भूगोल का क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या घनत्व के क्या कारण है, भारत में जनसंख्या के तीव्र विकास के क्या कारण है, लिंग अनुपात क्या है और जनसंख्या का घनत्व क्या है। बस ये क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटेड में आता है। ठीक है, ये बात मिटा दे रहे इसको। देखो यातायात पे आज कुछ कराते हैं, फिर किसी दिन कुछ और कराएंगे। ऐसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों होते हैं। देखो अभी अभी जैसे बताया यातायात का क्या महत्व है, तो जाहिर है इसको ध्यान में रखते हुए इसमें से यातायात कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है सड़क यातायात, रेल यातायात, जल मार्ग, वायु मार्ग या वायु यातायात। ये सिलेबस के अंदर में है। तो अगर हम तुलना करें तो कभी कभी तुलना दे देते हैं एक दो की सड़क यातायात, रेल यातायात, जल मार्ग और वायु मार्ग में तुलना करो। तुलना और अंतर एक नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं तुलना का मतलब अंतर हो जाता है ना, बिल्कुल नहीं। तुलना मतलब तुलना करना, कंपेयर करना होता है। तुलना अलग चीज है और अंतर अलग चीज है। जैसे अगर देखें सड़क मार्ग, मान लो किसी को सामान भेजना है,
यातायात को सामान भेजना है तो वो कंपेयर करेगा, तुलना करेगा, अंतर नहीं निकालेगा। यदि मान लो किसी को सोना भेजना है तो जाहिर वो सड़क मार्ग से नहीं भेजेगा, वो वायु मार्ग से भेजना, ज्यादा बहुत सोना भेजना है तो वायु मार्ग से भेजेगा। लेकिन अगर कोयला भेजना है, एक देश से दूसरे देश में भेजना है, तो जाहिर है वो जल मार्ग का व्यवहार करेगा, वो फिर हवाई जहाज से नहीं भेजेगा। तो इसी तरह से तुलना, उसमें कंपेयर करना पड़ता है कि इसको हम लोग बोलते हैं तुलना, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं हमको घर तक ही माल भेज देना है, मेरे एकदम घर तक सामान पहुंचा देना, तो जाहिर है तब तो सड़क यातायात बेहतर होता है। वायु यातायात आपको घर तक नहीं पहुंचाएगा, वो हवाई अड्डे पे छोड़ देगा। रेल यातायात भी आपको रेल स्टेशन से छोड़ेगा, घर में नहीं पहुंचाएगा। फिर सड़क यातायात, तो ऐसे कुछ सुविधा असुविधा सब में होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो सड़क यातायात है तो सड़क बनाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, रेल यातायात में भी खर्चा करना पड़ता है, वायु यातायात में आपको भी खर्चा करना पड़ता है। लेकिन जहां तक जल यातायात है उसमें सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको बोलते हैं कंपेयर। खैर जो भी, अभी एक क्वेश्चन तो प्राय पूछते हैं कि रेल मार्ग का भारत में क्या महत्व है, रेल मार्ग का या रेल यातायात का भारत में क्या महत्व है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं। देखो, रेल यातायात के महत्व को देखें तो इसमें काफी सारा महत्व है, लेकिन कुछ एक महत्व को तो करना होगा। पहला एक, पहला बात देखें तो रेल यातायात जो है कृषि के विकास में सहायक है। कैसे? पहला, अगर कृषि के लिए जो चीजें चाहिए, खाद चाहिए, कीटनाशक दवा चाहिए, कृषि के उपकरण चाहिए, तो ये सब मंगाया किससे जाता है? रेल के द्वारा ही मंगाया जाता है। और दूसरा, जो कृषि का जो उपज हुआ उसको तो बेचने के लिए मंडी तक पहुंचाना पड़ेगा, वो रेल के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। तो इसका मतलब हुआ रेल जो है ये कृषि के विकास में बहुत मदद करता है। दूसरा, अगर देखें तो उद्योगों के विकास में भी रेल यातायात करता है। क्योंकि खनिज,
देखो, उद्योगों के विकास में भी सहायक है, क्योंकि खनिज हो या कच्चे माल हो, वो रेल के द्वारा ही कल कारखानों तक पहुंचाया जाता है। और जब सामान तैयार हो जाता है कल कारखानों में, तो फिर रेल के द्वारा ही बेचने के लिए बाजारों तक पहुंचाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेल नहीं होता तो कृषि और उद्योग का विकास नहीं होता। तो चाहे वो कृषि के विकास में हो या उद्योगों के विकास में हो, रेल यातायात सहायक है। दूसरा, देखो, पहला तो रोजगार में सहायक है। कैसे? तो पहली बात ये हुआ कि रेल में प्रत्यक्ष रूप से देखो, रेल जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। कैसे? रेल में ही 15 लाख लोग काम करते हैं, पहले प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा बात, देखा होगा कि रेलवे में बहुत सारे लोग वेंडर जाते हैं, कुछ सब्जी वाला है, कोई मछली वाला है, कोई और भी सामान को बेचने वाले हैं। ये रेल के द्वारा ही तो जाते आते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखे तो करोड़ों लोगों को जो है रेल जो है रोजगार प्रदान करता है। भारत जैसे ऐसा देश जहाँ पे बेरोजगारी इतना है, उसमें रेल का महत्व तो रोजगार प्राप्त करने में बहुत बड़ा सहायक हो जाता है। तो रेल रोजगार भी प्रदान करता है। दूसरा, एक और चीज बोल दे, उसको कर लेना थोड़ा सा। इतना कर, ये सोचने से थोड़ा आश्चर्य लगता होगा कि देश की सुरक्षा में रेल कैसे मदद करता है। रेल देश की सुरक्षा में सहायक है। नंबर एक, पहला, देख ही रहे अभी कोरोना का समय चल रहा है। तो ऐसे ये भी एक आपातकालीन स्थिति है। ऐसा स्थिति में कहीं कहीं सेना को डिप्लॉय करना पड़ा है, तो सेना को भेजा किससे जाता है? रेल के जरिए जाते हैं। उसके खाने पीने का सामान हो या कोई और साजो सामान हो, पोशाक हो या कोई और चीजें हो, ये रेल के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। दूसरा, आपातकालीन स्थिति में जैसे आटा, दाल, नमक, तेल, चीनी, साबुन, ये कहीं अकाल पड़ गया, कहाँ कैसे भेजेगा? हाथ से लेकर थोड़े जाएंगे, ये रेल के द्वारा ही वहां तक पहुंचाता है। कहीं दवा पहुंचाना हो, कोई और आवश्यक सामग्री हो, कहीं आपातकालीन स्थिति में रेल के माध्यम से ही देश के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो रेल जो है भारत को एक्चुअली बोला जाता है बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। हाँ, सही बात है, ये भारत की रीढ़ का हड्डी है रेल। ठीक है, ये ज्योग्राफी का आज इतने, इसको देखना, फिर बाकी बात के लिए बाकी देखेंगे। ठीक है।